अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। हम लोगों ने वीडियो सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है जिसके अंदर हम लोग एएसएफ एक्ट 1975 को डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 की वीडियोस बनाई हैं जिसकी प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेंशन कर दी है। आप जाकर उन वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। आज की वीडियो के अंदर हम लोग एएसएफ एक्ट 1975 का चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 जो कि 7A से स्टार्ट होता है, ऑफिसर मेंबर सब्जेक्ट टू द पाक आर्मी एक्ट 1952। पिछली वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था कि जो डीजी हैं एएसएफ के, अगर वो समझते हैं कि हमें मिलिट्री असिस्टेंस की ज़रूरत है तो वो फेडरल गवर्नमेंट से परमिशन सीख करके मिलिट्री असिस्टेंस हासिल कर सकते हैं। अब ये जो अगला सेक्शन है चैप्टर नंबर 4, ये उसी की फर्दर जो है एक्सप्लेनेशन दे रहा है। कह रहा है कि ऑफिसर मेंबर सब्जेक्ट टू द पाक आर्मी एक्ट 1952, कह रहा है कि ऑल ऑफिसर मेंबर सब ऑर्डिनेट टू आर्मी एक्ट, कह रहा है कि जितने भी ऑफिसर हैं, जितने भी मेंबर हैं एएसएफ के, सब ऑर्डिनेट हैं पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के। क्योंकि जब मिलिट्री वहाँ पर डिप्लॉय हो गई, उन्होंने अगर फंक्शन जो है मिलिट्री के नीचे करना है तो वो सारे के सारे जो हैं वो मिलिट्री एक्ट के नीचे आएंगे। इसके बाद DGASF हैज़ ऑल द पावर फॉर जनरल कोर्ट मार्शल ऑफ ऑफिसर मेंबर एज गिवन टू ऑफिसर ऑफ आर्मी एक्ट अंडर आर्मी एक्ट 1952। कह रहा है कि डीजी जो हैं डायरेक्टर जनरल हैं, उनके पास सेम पावर हैं कि वो किसी भी ASF के मेंबर का, ऑफिसर का जनरल कोर्ट मार्शल कर सकते हैं। कि जो पावर आर्मी एक्ट के तहत किसी आर्मी ऑफिसर को ग्रांट की जाती है कि वो किसी अपने से सब ऑर्डिनेट का जर्नल कोर्ट मार्शल कर सकते हैं, जहाँ पर भी डिसओबीडियंसी होती है, वो अपनी लायबिलिटीज़ को पूरा नहीं करते, तो उस जगह पर जर्नल कोर्ट मार्शल कॉल किया जा सकता है किसी भी ऑफिसर का, किसी भी मेंबर का DGASF की तरफ से। इसके बाद फेडरल गवर्नमेंट में डायरेक्ट टू डीजी थ्रू जर्नल एंड स्पेशल ऑर्डर फॉर पावर एंड ड्यूटीज़। एक तो वो पावर्स हैं जो कि फेडरल गवर्नमेंट ने ग्रांट कर दी हैं डीजी को। इसके बाद मज़ीद इन एडिशन कहता है कि अगर किसी जर्नल या स्पेशल ऑर्डर के तहत फेडरल गवर्नमेंट समझती है कि डीजी को मज़ीद एम्पावर करने की ज़रूरत है या मज़ीद पावर देने की ज़रूरत है, तो फिर फेडरल गवर्नमेंट जो है वो जर्नल या स्पेशल ऑर्डर के थ्रू भी डीजी को पावर दे सकती है। इसके बाद कहता है कि नो एनी अथॉरिटी, कोर्ट, ट्रिब्यूनल to review, alter, modify, set aside, revise any order passed by officer in section 7F अथराइज अंडर आर्मी एक्ट। आगे जाकर हम लोग पढ़ेंगे कि सेक्शन 7F है क्या। तो कहता है कि किसी भी अथॉरिटी को, किसी भी कोर्ट को, किसी भी ट्रिब्यूनल को इजाज़त ना है कि वो किसी भी फैसले को, किसी भी ऑर्डर को रिवाइज करें, सेट असाइड करें, मॉडिफाई करें, अल्टर करें, जो ऑर्डर पास किया गया हो सेक्शन 7F के तहत। इसके बाद कहता है सेक्शन 7B के अंदर कंसिक्वेंसेस ऑफ सेंटेंसेस ऑफ इम्प्रिजनमेंट, कि नतीजा क्या निकलेगा अगर किसी ऑफिसर या किसी मेंबर को सज़ा होती है। इफ़ इम्प्रिजनमेंट ऑफ 90 डेज़ और मोर, अगर 90 दिन की या 90 दिन से ज़्यादा की सज़ा मिलती है किसी ऑफिसर्स को या किसी मेंबर को, वो तसव्वुर किया जाएगा कि उसे एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स से निकाल दिया गया है। मैं दोबारा रिपीट करता चलूँ कि अगर किसी भी मेंबर, किसी भी ऑफिसर को 90 दिन या 90 दिन से ज़्यादा की सज़ा दी जाएगी तो वो ये तसव्वुर किया जाएगा कि उसे एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स से निकाल दिया गया है। इसके बाद सेक्शन 7C जो है वो सस्पेंशन से डील करता है। एनी ऑफिसर टू हिज सबऑर्डिनेट में सस्पेंड फॉर मिसकंडक्ट, रिमाइसिस और निग्लिजेंस इन डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी। कह रहा है कि कोई भी ऑफिसर जो है वो अपने सबऑर्डिनेट को सस्पेंड कर सकता है अगर वो मिसकंडक्ट कमिट करता है अपनी नेग्लिजेंस की वजह से, अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज करते हुए। कोई भी ऐसा शख्स जो कि मिसकंडक्ट या नेग्लिजेंस या रिमाइस कमिट करता है तो उसको उसके सुपीरियर ऑफिसर की तरफ से सस्पेंड भी किया जा सकता है। इसके बाद 7D जो है वो प्लेस ऑफ इम्प्रिजनमेंट से बात करता है कि कैद किस जगह पर दी जाएगी। इफ़ लेस देन 90,
अगर 90 से ज़्यादा है तो फिर तो उसे जो है निकाल दिया जाएगा। अगर 90 दिन से कम है देन ही में सेंड टू द नियरेस्ट प्रिजन, करीबी जो भी जेल है उसके अंदर उस शख्स को भेजा जाएगा अगर 90 दिन से कम सज़ा है। और सच अदर प्रिजन्स एज द फेडरल गवर्नमेंट डायरेक्ट बाय स्पेशल और जनरल ऑर्डर, या तो उस शख्स को जो करीबी जेल है उसमें भेजा जाएगा या फिर उस शख्स को उस जेल में भेजा जाएगा जिस जेल के बारे में फेडरल गवर्नमेंट बताएगी अपने स्पेशल या जनरल ऑर्डर के तहत। फिर कहता है कि इफ़ नॉट डिसमिस्ड ही में बी, अगर उस शख्स को डिसमिस नहीं किया गया, उस शख्स को सज़ा मिली थी 90 दिन की और उसे डिसमिस नहीं किया गया, तो उसे कन्फाइन किया जा सकता है क्वार्टर गार्ड के अंदर और अदर प्लेसेस एज डीजी में कंसिडर सूटेबल। क्वार्टर गार्ड के अंदर या किसी और ऐसी जगह पर जहां पर डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसएफ समझें कि दिस प्लेस इज़ सूटेबल फॉर इम्प्रिजनमेंट, तो उस जगह को ही जेल बना दिया जाएगा। उस ऑफेंडर को जो है उस जगह पर इम्प्रिजनड किया जाएगा। वो ऑफिसर भी हो सकता है, वो मेंबर भी हो सकता है एएसएफ का। इसके बाद 7E को स्टडी करते हैं जो कि कैप्चर ऑफ डिज़र्टर से डील करता है। अब डिज़र्टर कौन होता है? वो शख्स जो बग़ैर बताए अपने काम से छुप जाए, मतलब उसे कोई ड्यूटी असाइन की गई थी एएसएफ डीजी की तरफ से, वो एएसएफ का मेंबर था, एएसएफ का ऑफिसर था, लेकिन वो उस ड्यूटी से छुप गया, ड्यूटी से भाग गया। तो उस बंदे को कैप्चर के बारे में क्या बताता है एएसएफ एक्ट? एनी पर्सन डेजर्ट चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर शैल गिवन रिटन इंफॉर्मेशन ऑफ डिजर्शन टू सिविल अथॉरिटीज़। तो कहता है कि जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर होगा वो रिटन के अंदर सिविल अथॉरिटीज़ को बता देगा कि फ़लाँ नामी ऑफिसर जो है वो डिज़र्ट हुआ है एएसएफ से, उस बंदे को आपने पकड़ के लाना है। Those civil authorities shall take direction of magistrate given warrant so the apprehended into the custody of force। तो कह रहा है कि वो जो सिविल अथॉरिटीज़ हैं वो मजिस्ट्रेट से वारंट जो है जारी करवाएंगी या स्पेशल सर्कमस्टांसिस के अंदर विदाउट वारंट भी कमांड कर सकते हैं कि फ़लाँ शख्स को जो कि डिज़र्ट हुआ है, भागा हुआ है एएसएफ से, उसको पकड़ के लाओ और कस्टडी के अंदर लेकर आओ। इसके बाद कहता है एनी ऑफिसर ऑफ पुलिस थिंक्स अ पर्सन इज डिजर्टेड और एब्सेंस ही में ब्रिंग टू द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट। अगर कोई लोकल पुलिस का बंदा है, ऑफिसर है और उसको लगता है कि फ़लाँ शख्स तो एएसएफ के अंदर था, ये क्या ये अपनी ड्यूटी से भागा हुआ है, ये क्या ये अपनी ड्यूटी पर नहीं जा रहा, अगर वो समझता है तो फिर वो बंदा उस सिचुएशन के अंदर लोकल पुलिस का है अगरचे, तो उस बंदे को अरेस्ट करके जो उसका नियरेस्ट जुडिशल मजिस्ट्रेट है उसके सामने पेश कर सकता है 24 घंटे के अंदर अंदर। इसके बाद सेक्शन 7F जिसकी पीछे भी बात की थी, अब उसको पढ़ते हैं। वो क्या है? अपील और रिवीजन के साथ डील करता है। इफ़ यू थिंक ऑर्डर अगेंस्ट यू इज़ नॉट जस्ट, अगर आप समझते हैं कि आपके अगेंस्ट जो ऑर्डर हुआ है वो ठीक नहीं है, देन यू मे फाइल अपील विद इन 30 डेज, तो आप अपील फाइल कर सकते हैं 30 दिन के अंदर अंदर। अगर आपके ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला हुआ है और आप समझते हैं कि ये सही नहीं है, तो आप 30 दिन के अंदर अंदर उसके अगेंस्ट अपील फ़ाइल कर सकते हैं टू दी हायर ऑफिसर दैन दी वन अवॉर्डिंग पनिशमेंट। पीछे हमने पढ़ा ना कि कोई भी ऑफिसर अपने सब ऑर्डिनेट को जो है सस्पेंड कर सकता है, ठीक है, मिसकंडक्ट की वजह से, नेग्लिजेंस की वजह से। इसी तरीके से अगर कोई ऑफिसर आपको जो है पनिशमेंट ग्रांट कर रहा है, तो उससे जो सुपीरियर ऑफिसर है, उससे जो हायर ऑफिसर है, आप उसको अपील फाइल कर सकते हैं अपने फैसले के अगेंस्ट 30 दिन के अंदर अंदर। 30 दिन से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। इफ़ डीजी अवॉर्ड पनिशमेंट देन अ पर्सन हैज़ टू फाइल अपील बिफोर फेडरल गवर्नमेंट विद इन 30 डेज। और कहता है अगर डायरेक्टर जनरल किसी को सज़ा सुना देते हैं तो उसके अगेंस्ट अपील किस जगह पर फाइल हो सकती है? सब ऑर्डिनेट की, इन्फीरियर ऑफिसर की तो सुपीरियर ऑफिसर को अपील फाइल होगी, मगर डीजी की अपील जो है वो फेडरल गवर्नमेंट को फाइल होगी, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट एएसएफ एक्ट के मुताबिक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। लेकिन इस सिचुएशन में भी अपील आपने 30 डेज़ के अंदर अंदर फाइल करनी है। इसके बाद सेक्शन
7G जो है वो बताता है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर मेंबर ऑफ फोर्स। फेडरल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन एज दे मेंबर नीडेड, कह रहा है कि किसी भी ऑफिसर की या मेंबर की अपॉइंटमेंट किस तरीके से की जाएगी। सबसे पहले कह रहा है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो अपने नोटिफिकेशन के तहत बताएगा कि एएसएफ के अंदर जो है फलां रैंक के ऑफिसर की इतने नंबर ऑफ ऑफिसर की इतने नंबर ऑफ मेंबर्स की रिक्वायरमेंट से नीड है, तो फिर उसको नोटिफाई कर दिया जाएगा। फिर कहता है अदर देन डीजी दी इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, एएसआई अपॉइंट बाय डीजी एज में बी कंसिडर फॉर नेसेसरी परफॉर्मेंस ऑफ फोर्स। कह रहा है कि डीजी को तो फेडरल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, लेकिन डीजी के अलावा जितनी भी पोजीशंस हैं उन तमाम के तमाम को फर्स्ट शेड्यूल के तहत डीजी अपॉइंट करेंगे। उनके रैंक, उनका स्ट्रक्चर, तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो रूल्स के अंदर बयान की गई हैं, और इनके जो रूल्स हैं वो सेम एज इट इज़ या तकरीबन मुशाबहत रखते हैं आर्मी एक्ट 1952 से। ठीक है, तो ये था चैप्टर नंबर 4 जो कि हमें बता रहा था एएसएफ मेंबर्स के बारे में कि उन्हें इम्प्रिजनमेंट किस तरीके से दी जाएगी, कितनी इम्प्रिजनमेंट होगी, जो डिज़र्ट करेगा भागेगा एएसएफ से तो उसका क्या अंजाम होगा, अपील फैसलों के अगेंस्ट किस तरीके से की जा सकती है, एएसएफ के अंदर अपॉइंटमेंट्स किस तरीके से होंगी, किसके पास पावर्स हैं, किस किस को अपील की जा सकती है, कितने दिनों में की जा सकती है, आर्मी एक्ट का क्या रोल है, ये तमाम चीज़ें हमने डिस्कस की चैप्टर नंबर 4 के अंदर। अगली वीडियो जो कि हमारी इस लेक्चर सीरीज़ की आखिरी वीडियो होगी, जिसके अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 5 इंडेमनिटी को स्टडी करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो सीरीज़ पसंद आ रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।